आज रईस शेख साहब यहाँ आए, आप लोगों ने उनको सुना। मैं उनकी बातें सुनते हुए ये महसूस कर रही थी कि शायद मालेगांव के लोग सालों के बाद कोई बोलने वाला एमएलए देख रहे होंगे, वरना सालों से तो हम भूल गए हैं कि बोलने वाला एमएलए भी मालेगांव में कभी चुन के आता था। मालेगांव की मईशत का सबसे बड़ा रीढ़ की हड्डी जो है वो है पावर लूम। ये सिर्फ पावर लूम जो है वो हमारे माशी रोज़गार का ज़रिया नहीं है, इन्हें सिर्फ वो प्रॉफिट गेनिंग बिजनेस नहीं है, वो हमारी रूह से लगा हुआ एक बिज़नेस है। मैं इस बात को मेरे वालिद कहा करते थे, साथी निहाल अहमद साहब, कि ये शहर ऐसा है कि जहाँ लोग अपने नाम के साथ अपने कारोबार के सिक्के के नाम से पहचाने जाते हैं। और एक सबसे बड़े सेकुलरिज्म की बात यह है कि मालेगांव में मुसलमान अक्सरियत में रहने के बाद पावर लूम का कारोबार मुसलमान करता है, लेकिन कभी भी मुसलमान नहीं अपने सिक्के का नाम अपनी ज़ात और मज़हब की बुनियाद पे नहीं रखा। ये सबसे बड़ा सेकुलरिज्म मालेगांव का है। कहीं गांधी, कहीं जनता, कहीं हिंदुस्तान वाला, कहीं शकुंतला, कहीं रेणुका, हमने कभी भी मज़हब के नाम पे अपने कारोबार सिक्के का नाम नहीं रखा। हमारे आबा व अजदाद के नाम के अलावा हम हमारे सिक्के के नाम से मालेगांव जाना जाता है, लोगों की पहचान है, ये काबिल तारीफ बात है। मालेगांव शहर पारचा बाफी से जुड़ा हुआ है। इसकी वजह सिर्फ मालेगांव में है ये नहीं, हमारे आबा व अजदाद जो यूपी से आए, जब मैं बहुत साल पहले मेरे वालिद के साथ यूपी गई बाराबंकी, तो उन्होंने मुझे वहाँ ले जाकर अपने गांव में शहादतगंज में उनका कारोबार जहाँ होता था हाथ से चलने वाला लूम, वो दिखाया और ये बताया कि ये हमारे जुलाहों की इब्तदाई ज़िंदगी यहाँ से लूम से, ये हाथ से चलने वाले लूम से शुरू हुई और जो आप पावर लूम पर आकर अब चल रहे हैं। तो ये जो धंधा है, ये बिज़नेस है, ये सिर्फ प्रॉफिट और रोज़गार के लिए नहीं, ये हमारी रूह से लगा हुआ बिज़नेस है। मैं मेरे वालदा के घर मेरी शादी से पहले जब तक थी, मेरे घर के मेरे रूम के बिल्कुल पीछे कारखाना चलता था। इत्तेफाक से वो कारखाना जुमे के दिन भी बंद नहीं होता था, लेकिन जब ईद की छुट्टियां लगती थी तो कारखाना बंद होता था, तो मुझे उलझन होती थी कि आवाज़ नहीं आती थी, बेचैनी होती थी। तो उस वक्त मैं पंखा शुरू करती थी, भले ही सर्दी के दिनों, कि कुछ ना कुछ आवाज़ आता रहे, थोड़ा लूम जैसा महसूस हो। तो ये आदत है हमारे दिलों में, लूम की आवाज़ धड़कती है, ये मालेगांव की पहचान है। यहाँ पावर लूम की सनत मैं मेरे वालिद से सुना करती थी। जब सालों पहले आवामी आवाज़ अखबार सोशलिस्टों ने शुरू किया मालेगांव में, तो उस वक्त कम दाम थे, अखबार में खसारा होता था, यानी अखबार में जो नुकसान होता था उसको पूरा करने के लिए सोशलिस्ट गरीब थे, उनके पास इतना पैसा नहीं था कि अखबार चला पाए। तो निहाल साहब एमएलए रहते हुए उनके साथी अली अकबर साहब, उनके एक और साथी ज़ैनुल आबदीन दानिश साहब, ये जुमे के दिन लूम चलाया करते थे ताकि उससे जो इनकम आए, जो पगार आए, उससे उनका अखबार चले। ये ताल्लुक़ है सियासी समाजी हमारा इस पेशे से। जो यहाँ पुराने लोग होंगे, ज़ैनुल आबदीन दानिश साहब के ख़ानदान के, उनके घर के अखराजात वर्कर, सोशलिस्ट वर्कर लूम चला के जुमे के दिन वो पगार जमा करके अखबार अपनी पार्टी के तर्जुमान को चलाता था। ये दिली लगाव था इस कारोबार से। मालेगांव शहर में आज हालात ऐसे हो गए हैं कि पावर लूम के ताल्लुक़ से कोई बोलने वाला नहीं बचा है, लेकिन किस्मत से या हालात ऐसे आए कि जब से हमने आँख खोली, मेरे वालिद के बताए हुए सोशलिस्ट नज़रियात पर चलते आए। पहले सोशलिस्ट पार्टी थी, फिर प्रजा सोशलिस्ट हुई, फिर वहाँ से जनता पार्टी, वहाँ से जनता दल के बाद जनता दल सेकुलर। लेकिन कभी हमारे ख्वाब व ख्याल में नहीं था कि हम लोग कभी पार्टी बदल सकते हैं। लेकिन इत्तेफाक ऐसा हुआ कि हमारा जो सोच थी सेकुलरिज्म की, उसमें देवी गौड़ा साहब ने बीजेपी के साथ पैक्ट कर लिया, जिसमें हमने मजबूरन अपनी पार्टी को तब्दील करने का रास्ता चुना। वजह यह थी
कि सियासत, खिदमत खल्क का सबसे बेहतरीन ज़रिया जो है वो सियासत है। मैं ऐसा मानती हूँ, जहाँ से आप हर तरह की खिदमत कर सकते हो, जो किसी कूजे में, किसी शोबे में बंधा हुआ नहीं। मेडिकल हेल्प से लेकर आप हर तरह का, जैसे आज हम यहाँ कारोबारी हेल्प का काम कर रहे हैं, हर तरह के शोबे में हम काम कर सकते हैं। उस वक्त आप देख रहे हो शिवसेना के लोग आए, कांग्रेस के, एनसीपी के, तमाम पार्टी के लोगों के साथ हमारा कांटेक्ट हुआ, उन्होंने हमको साथ में जोड़ने की कोशिश की। लेकिन हमने उस वक्त ये सोचा कि साथी निहाल अहमद साहब होते तो वो क्या फ़ैसला करते। तो हमारे पुराने लोगों ने जो समझ में आया कि साथी निहाल अहमद समाजवादी सोच के साथ रहे होते, और फिर हमने अबू आसिम आज़मी साहब और समाजवादी पार्टी को इसलिए चुना क्योंकि हमारे ख़यालात उनके साथ मिलते थे। लेकिन आज मैं ये मानती हूँ कि ये मालेगांव शहर और हमारी सनत के लिए एक अल्लाह का बहुत बड़ा फैसला था कि तुम्हारे लिए बोलने वाले 2 अहवान में मौजूद है। भले ही तुम्हारे यहाँ के नुमाइंदा गूंगा बहरा हो, लेकिन कोई ना कोई मसलहत हो गई, और गलत को गलत मानो। जब तुम सवाल करना बंद कर दोगे तो तुम्हारे ऊपर नाअहल लोग आयत करे जाएंगे, जिस तरह अभी आयत हैं। हर आदमी की एक अलग अलग फैकल्टी होती है। तुम डॉक्टर से वकालत नहीं करवा सकते, वकालत करने वाले से डॉक्टरी नहीं करा सकते। इसलिए हर शोबे में इंसाफ उसके काम और उसके काम आने वाले तरीके से ही लेना चाहिए। यहाँ पावर लूम के ताल्लुक़ से बहुत सारी बातें हुई, टेक्निकल बातें। कुछ बातें जो मेरी समझ में आई, लोगों से मशवरे के बाद, कई लोगों के पास मैं गई भी थी दावत देने के लिए। उसमें एक बात ये थी कि भाई अब इस वक्त में 24 लूम का कारखाना बनाना ये मुमकिन नहीं है रोज़गार के लिए, यानी इसमें कफ़ालत हो नहीं सकती। तो आमतौर पे 96 लूम 97 लूम के लोग कारखाने बनाते हैं, जिसमें शेड में 4-4 मीटर लेना पड़ता है, क्योंकि 27 हॉर्स पावर की जो एक मियाद रहती है, कैपिंग होती है। इसमें इस मियाद में मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो 27 हॉर्स पावर की जो एक मियाद तय है, कैपिंग तय, उसमें इजाफा होना चाहिए। कम से कम वो 54 हॉर्स पावर की होना चाहिए, ताकि जो इजाफी 4-4 मीटरों के जो खर्च आते हैं वो रेंटल उसके बंद हो। ऐसे मालेगांव शहर के लोगों की दरख्वास्त है जो मुझे समझ में आई, मैं आप लोगों को बता रही हूँ। एक बात ये, दूसरा ये कि जो प्लेन पावर लूम है उसको ख़रीदने के लिए, प्लेन पावर लूम को ख़रीदने के लिए हुकूमत बिना सूदी कर्ज जो है वो नौजवानों को रोज़गार करने के लिए दे, ऐसी मांग भी एक बड़ी है। दूसरा ये कि हर लूम पर कम से कम 25,000 रुपये गवर्नमेंट सूद खरीदने के लिए कर्ज दे 3 साल के लिए बिना सूद के। आप जो अपनी अहवाल बनाएंगे उसमें ये बातों को ऐड करें। एक चीज़ और समझ में आई कि आर्टिफिशियली सिंडिकेट बनाते हैं व्यापारी, यानी वो तय कर लेते हैं कि इतने में ही कपड़ा खरीदना है। वो आपस में व्हाट्सएप पर या कहीं भी चर्चा करके ये तय कर लेते हैं कि इतने में इससे महंगा नहीं खरीदना है, और बुनकर मजबूर है, उसको हर हफ्ता पगार करनी है, उसके पास इतना पैसा जो है वो स्टॉक में नहीं है कि वो पैसा रोक कर चले, तो वो औने पौने दामों में अपना कपड़ा बेच देता है। जिस तरह आपने ऐवान में कहा, रईस शेख साहब, आपने ये कहा कि काश्तकारी के बाद सबसे बड़ी सनद रोज़गार की जो है वो महाराष्ट्र में वो पावर लूम की है। अगर काश्तकार को उसकी इजाफी पैदावार पर हुकूमत अच्छे दामों में उनकी फसल खरीदती है, तो क्यों नहीं वो सनतकार से, कपड़ा बनाने वाले से गवर्नमेंट मुनासिब दामों में कपड़ा खरीदे। अगर गवर्नमेंट ये कपड़ा खरीदना शुरू कर दी तो जो व्यापारियों का जो सिंडिकेट तुमको ठगने के लिए बनता है, उनका सारा जो है रुआब ख़त्म हो जाएगा। ये हमारे कुछ चंद राय थी। दूसरा ये कि दाम गवर्नमेंट तय करे। गवर्नमेंट को ये समझता है ये कि सूद के दाम क्या आते हैं हर हफ्ते में, बुध के दिन उनको ये भी समझता है पावर बिल क्या है, ये भी गवर्नमेंट के सामने है। सारा हिसाब किताब जो है वो एक नंबर में है, गवर्नमेंट को सब समझ रहा है। ये सारी लागत के साथ, मामूली प्रॉफिट के साथ गवर्नमेंट जो है वो कुछ परसेंट, 10%, 20% भी अगर कपड़ा खरीदने लगे तो जो सिंडिकेट बनाकर जो ब्लैकमेलिंग का काम होता है वो कहीं ना कहीं रुक जाएगा। ऐसे लोगों की राय है। दूसरा
मैं ज़िया हकीम साहब के पास गई और कई लोगों के पास, तो एक बात ये समझ में आई कि हम जो है वो बेनिफिट नहीं ले पाते हैं सहूलियात का। उसकी वजह कहीं ना कहीं हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं होना ये भी है। तो एक बार फिर मेरी जो लोग इस फील्ड में काम करते हैं, लूम के कारोबार में, उनकी सारी अंजुमनों से, तंजीमों से मेरी ये दरख्वास्त है कि हमको एक बार बैठ के सोचना चाहिए कि रजिस्ट्रेशन फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह है। उस पर सोचकर उमूमी फ़ैसला एक करना चाहिए ताकि हम उससे फ़ायदा उठा पाएँ। आप लोग यहाँ आए बड़ी तादाद में, मैं तो वैसे भी चेहरे देख रही हूँ जिनके मुझे उम्मीद नहीं थी, फिर भी मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रही थी कि आए ताकि हमको हौसला मिले। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ख़ास तौर पे मेरे इसाक चच्चा बैठे हैं, मैंने उनको फ़ोन किया, उन्होंने इंशाअल्लाह बोला तो मैं डर गई कि आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन वो आए, शायद सबसे पहले आए और अभी तक बैठे हैं। इसका मतलब है वो व्यापारी आदमी है, बिना मुनाफे का कहीं नहीं बैठेंगे, मतलब इंटरेस्ट उनको कुछ ना कुछ यहाँ आ रहा था, कुछ सीखने को मिल रहा था, इसलिए वो यहाँ बैठे हैं, ये मैं मानती हूँ। इसलिए आप लोग यहाँ आए, हमारी इतनी बात सुनी, मेरी पार्टी के वर्कर जो बैठे रहे, पहले तो शुरू में उन्होंने शोर शराबा किया, लेकिन बड़ी ही तस्कीन से, संजीदगी से सबकी बात आप लोगों ने सुनी, ये काबिले मुबारक बात है। आगे भी जहाँ हमारी शहर की बका के लिए, हमारी समाज की बका के लिए, हमारी कारोबार के बका के लिए किसी तरह भी कोशिश करना पड़े, ये निहाली वर्कर हमेशा शहर के साथ रहेंगे। किसी के पास जाना, किसी से माफ़ी मांगना, किसी के पास रिक्वेस्ट करना, इसको हम बुरा नहीं मानते। अगर कोई बड़े हैं और हमको उनके पास जाना पड़े तो शहर के फ़ायदे के लिए हम झुकना भी पसंद करेंगे। ये आप लोगों के ज़रिए मैं उनको आगाह कर देना चाहती हूँ। आप लोगों ने मुझे सदारत का मौका दिया, मैं शुक्रगुज़ार हूँ। और जो प्रताप अवाड़े साहब और रईस शेख साहब आए हैं, उनसे मैं दरख्वास्त करती हूँ कि हमारे अवेयरनेस के लिए आप चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन हमको इतला देते रहें। हम लोग हमारे शहर को अवेयरनेस करने के लिए बराबर आप लोगों से कांटेक्ट में रहेंगे और राब्ते का काम करेंगे। आइंदा भी अभी एक प्रोग्राम हमारा हुआ, आगे भी जहाँ जहाँ होगा, जैसे रईस शेख साहब ने बताया कि ये मसाइल इतने ज़्यादा है कि ये कमेटी और इसमें इतने ही नुक्तों में ख़त्म हो जाने वाला नहीं है, ये आगे भी चलता रहेगा। जब तक हम हमारे अंदर अवेयरनेस रहेगी, हम उसका फ़ायदा उठाते रहेंगे। दूसरे बुनकर, दूसरे समाज के मैं बोलूँगी, वो अमीर से अमीर होते जा रहे हैं और हमारे लोग परेशान हैं। एक जो अहम बात रईस शेख साहब ने कही कि कर्ज़ हमको दिया जाए शरई कानून के हिसाब से, क्योंकि महाराष्ट्र में बुनकर जो हैं, वीवर हैं, उनकी बड़ी तादाद जो है वो मुसलमानों की है। वो माइनॉरिटी बोल रहे थे, मैं साफ बोल रही हूँ कि मुसलमानों की है जो सूदी कारोबार नहीं करना चाहते। इसलिए ऐसा उनके साथ इंसेंटिव का काम किया जाए, उनको इंसेंटिव मिले ताकि सूदी कारोबार से पाक हमारा बिजनेस रहे, जिसमें बरकत भी है और हमारा दिल भी मुतमईन रहता है। उसके लिए आप कोशिश करें, जहां हमको ज़रूरत पड़ेगी हम आपका साथ देंगे, और जहां आप हमको बोलेंगे कि हम सड़कों पर आए या तहरीरी तौर पर आपकी मददगार साबित हो, हम ज़रूर आपकी मदद करेंगे। आप लोगों ने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं शुक्रगुज़ार हूँ। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं अबू आसिम आज़मी साहब और रईस शेख साहब, इनका मालेगांव शहर की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूं कि ये दोनों एमएलए हमारे लीडर मालेगांव शहर के लिए सिर्फ सनत का सवाल नहीं, मिल्लत का सवाल हो या कोई डेवलपमेंट का सवाल हो, ये मुसलसल कोशिश कर रहे हैं। महाराष्ट्र में जहाँ भी मिल्लत का मामला आता है वहाँ अबू आसिम आज़मी साहब बोलते हैं। जब मैंने रईस शेख साहब की ये लक्ष्य विधि जब लगा और उनकी बात सुनी, मैं भी कारपोरेटर हूँ, मैं भी हॉल में बोलता हूँ, मगर उनका जब मैं सुन रहा था, मैं ये बात अभी भी मानता हूँ कि सरकार हमारे लिए अच्छा सोचेंगी, ऐसा मैं मानता ही नहीं हूँ। मगर जिस ढंग से इन्होंने बात रखी असेंबली में, वो बड़ी कमाल का तरीका था और ऐसा लग रहा था कि कोई स्टूडियस पर्सन अपनी बात रख रहा है। और बात रखना एक बात है, बात मनवा लेना ही लीडरी और कमाल है। और ये रईस शेख साहब में मैंने ये कमाल देखा। बात तो सभी लोग रखते हैं 2 मिनट 1 मिनट, मगर
किसी बात पर रिसर्च करके स्टडी करके बात रखना ये तरीका होता है असेंबली में या कोई भी लोकल बॉडीज़ में जो भी नुमाइंदे हो उनका। मालेगांव शहर में आप आए, आपका जब नोटिफिकेशन निकला, कमेटी बनी, हमें ये लगा कि मालेगांव शहर को इसका फ़ायदा होना चाहिए, इसलिए हमने ख़ास तौर से बुनकरों से मुलाकात का सिलसिला शुरू किया। और आपके सामने ये मिसाल है कि यहाँ पर शहर की एक बड़ी बुनकर हजरात जो पावर लूम से जुड़े हुए हैं वो यहाँ आपके सामने मौजूद हैं। और यही मालेगांव शहर की असल ताकत है, यही मालेगांव शहर को चलाते हैं। मगर ये कभी जो चेहरे मैं यहाँ देख रहा हूँ ये कभी ऐसे किसी प्रोग्राम में जाते नहीं, ये यहाँ आए, हमें और आपको भी इनका शुक्रिया अदा करना चाहिए, ये ऐसे लोग हैं। अभी हमारे शहर का मसला ऐसा है कि रईस भाई आप कमेटी में हो और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप फॉलो अप लेंगे, आप काम करेंगे। वहाँ पर कौन कितना काम करेगा ये नहीं मालूम हमें, मगर आप काम करेंगे ये उम्मीद भी है और अल्लाह पर यकीन है कि आप ज़रूर काम करेंगे और इस बार कुछ न कुछ पावर लूम सनत का भला होगा। काम हम भी यही चाहते कि सब लोग मिल के करें। हमारे यहाँ ऐसा है कि जब बचपन में हम क्रिकेट खेला करते थे तो 12वां खिलाड़ी एक होता था जो ना प्रैक्टिस करता था ना दिलचस्पी लेता था, मगर जब क्रिकेट मैच अहम हो और खेलने की पारी आए तो बोला था मैं भी खेली हूँ, मैं भी खेली हूँ। तो महल्ले के जो जिम्मेदार लोग थे जो यहाँ बैठे हैं महल्ले के, तो उनको बोलते थे कि समझा ना प्रैक्टिस है ना दिलचस्पी है तो अब खेले की बात काहे कर रहे। मगर वो बोला था कि मैं खेली हूँ, हर हाल में खेली हूँ, भले तुम मैच हार जाओ, खेल मैं नहीं खेली हूँ तो खेल बढ़ा देंगे। ये गैर मुनासिब बात है, ये अच्छी बात नहीं है। जब पावर लूम सनत का सवाल हो, जब मिल्लत का सवाल हो, उस वक्त इस तरह की हरकत बिल्कुल गैर मुनासिब है। मालेगांव शहर के लोग देख रहे हैं किस तरह का छछन किया जा रहा है, ये बिल्कुल अच्छी बात मैं नहीं मानता। ये हमारे खिलाफ नहीं हो रहा, ये बुनकर बिरादरी के खिलाफ हो रहा, ये पावर लूम सनत के खिलाफ हो रहा कि अगर तुमको इतना ही खेलना आ रहा होता तो तुम असेंबली में बोले होते। जिस वक्त ये लक्ष्य विधि लगी उस वक्त तुम असेंबली में हाजिर नहीं थे। आपको 19 तारीख का नोटिफिकेशन, आप 20 तारीख को बोलते हो कि 20 तारीख को उस पर क्वेश्चन लगा, 13 दिसंबर को रईस शेख साहब वहाँ बोल रहे थे, आपको तारीख तक नहीं पता है। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि आप साथ में काम करिए, बहुत अच्छी बात है। रईस शेख जैसा स्टूडियस एमएलए आपके साथ है, हमारे साथ भी अगर कोई कारपोरेटर दूसरी पार्टी का भी रहेगा, उसको मालूमात है और वो भला कर सकता है, तो मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है उससे मालूमात लेके काम करने की। मैं रईस शेख साहब से भी गुजारिश करूंगा कि अगर हमारे शहर के नुमाइंदे आपसे मालूमात लेते हैं, काम करने में दिलचस्पी लेते हैं, तो आप ज़रूर उनको मालूमात दीजिए, आप उनको गाइड कीजिए ताकि वो भी अच्छे ढंग से कामकाज कर सके। ये मेरी आपसे गुजारिश है। मैं दोबारा यहाँ आए हुए तमाम ही लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं यही बोलूँगा कि अगर बुनकर कारखाना पावर लूम मिल्लत के मामले में कोई भी फर्द मैं भड़ंजो बोलिए तो तुम उसका खेल बना देना।